नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने इस दौरान एमएमएफबी पर फसलों के सत्यापन वर्ष की समीक्षा की। और सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए रुक करते हैं। A grandson of an iconic figure such as Sir Chotu Ram, yet Chaudhry Birendra Singh carved an extraordinary niche for himself in public life of nearly 5 decades. A 5-time legislator from Haryana who served 3 terms as cabinet minister, besides serving the country as Union Cabinet Minister for Rural Development, Minister of Steel and Panchayat Raj. In public life, he epitomized sensitivity, expedition, and knowledge. Ladies and gentlemen, put your hands together for Chaudhry Birendra Singh. We have in this hall today many stalwarts. Former Chief Minister Om Prakash Chautala, I welcome him as well. Former Chief Minister Vijay Bahuguna of Uttarakhand. We also have here in this August gathering the great grandson of Sir Chotu Ram, Sri Brijendra Singh, Honorable MP. I see here so many stalwarts. Karan Singh Dalal, Dipinder Hooda, Om Prakash Dhankad, Rao Narbir Singh, Subhash Barala, Zakir Hussain and many others. It goes on to prove the greatness of the legacy of Sir Chotu Ram and the fact that they would like to be associated with it. I would also like to congratulate Professor Raghavendra Thakur and his team for the dedication, hard work and research that has resulted in 5 volumes of Sir Chotu Ram's writings and speeches. मैं एक बार फिर देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी और सभा में उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तियों का, पत्रकार बंधुओं का, सभी अधिकारीगण का, सभी उपस्थित सज्जनों का, देवियों का हार्दिक स्वागत व धन्यवाद स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आभार श्री टी सुरेश का। देवी सज्जनों, 24 नवंबर सन 1881 में रोहतक के गांव गढ़ी सांपला में सर छोटू राम जी का जन्म हुआ था, यह हम सब जानते हैं। अपने 63 वर्षीय जीवन में उन्होंने जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चिंतन समाज को दिया, देश को दिया, उस चिंतन ने न सिर्फ पंजाब प्रांत यानी तब का जो संयुक्त प्रांत था वहीं तक उसकी सीमाएं थी, बल्कि उसके बाहर भी, देश में और यहां तक कि देश के बाहर भी उस चिंतन का लाभ लोगों को मिला, समाज को मिला, मानवता को मिला है। उन्होंने जो भी बोला, जो भी लिखा और खूब लिखा, वो उनके जीवन दर्शन की ही अभिव्यक्ति है और आज भी वो हमारा मार्गदर्शन करती है। सर छोटू राम जी के जीवन पर आधारित एक छोटी सी वीडियो फिल्म है, वो फिल्म हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि सर छोटू राम के जीवन, उनके चिंतन, उनकी सोच और उनके योगदान को हम और बेहतर ढंग से समझ पाएं, अनुभव कर पाएं और भी गहरी श्रद्धा का भाव उनके प्रति रखें। आइए देखते हैं ये फिल्म। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, खुद पर यकीन करने वाले, मेहनत पर भरोसा रखने वाले और कमीरे वर्ग को जगाने वाले, जिन्होंने लोगों को भाग्य के भरोसे बैठे रहने की बजाय कर्म करने की शिक्षा दी, जिन्होंने गुलाम देश में आजाद ख्यालों के साथ जीने की मिसाल कायम की, जो किसानों के मसीहा तो दीनहीन के बंधु बनकर उभरे। हम बात कर रहे हैं उन्हीं राम रिछपाल की, जिन्हें दुनिया दीन बंधु सर छोटू राम के नाम से जानती है। दीन बंधु सर छोटू राम जी का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के पास गढ़ी सांपला गांव के एक गरीब किसान के घर हुआ। बालक राम रिछपाल को स्कूल में भर्ती थोड़ा देर से किया गया, लेकिन स्कूल में जाने के बाद पढ़ाई में बहुत होशियार इस बालक की प्रतिभा देखकर सब हैरान थे।
उन्होंने झज्जर के सरकारी स्कूल से मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन बालक की आगे पढ़ने की रुचि और जिद को देखते हुए पिता उन्हें साथ लेकर साहूकार महाजन के पास कर्जा लेने गए। तो साहूकार ने किसान पुत्र की पढ़ाई की रुचि का मजाक उड़ाते हुए उन्हें अपने लिए पंखा हिलाने का इशारा किया। बालक छोटू राम ने पिता के इस अपमान के पीछे का असल कारण उनकी आर्थिक गुलामी को समझने में देर न की और यहीं से उनके मन में ये सोच पैदा हुई कि इस वर्ग को राजनीतिक आजादी से पहले आर्थिक आजादी की जरूरत है। आगे की पढ़ाई के लिए चाचा की मदद से क्रिश्चियन स्कूल में दाखिला हो गया। यहीं पर इन्होंने अन्याय के खिलाफ पहली बार आवाज भी उठाई। हॉस्टल में साफ सफाई, खाने जैसी बेसिक चीजों के लिए हड़ताल करवाकर ये छात्रों के नेता बने। इस घटना से वो एकजुट होकर लड़ने और जीतने का सबक सीख चुके थे। इंटरमीडिएट के बाद घर पर पैसे की तंगी के कारण आगे की पढ़ाई का रास्ता लगभग बंद था, लेकिन सौभाग्य से रेल में सेठ छाजू राम से मुलाकात उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। इसके बाद तो इन्होंने सेठ छाजूराम जी की सहायता से सेंट स्टीफन कॉलेज में बीए तो आगरा कॉलेज से लॉ की डिग्री पूरी की। इसी बीच राजा रामपाल के लिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का संपादन भी किया। लॉ की पढ़ाई पूरी होने के तुरंत बाद इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। वकालत के जरिए छोटू राम सच्चाई के लिए लड़ तो रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि किसान और कमेरे वर्ग के हक की लड़ाई के लिए सिर्फ वकालत काफी नहीं है। इसलिए वे सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने इस दौरान एमएफबी पर फसलों के सत्यापन वर्ष 2021-22 में फसलों की खरीदी की तैयारी की समीक्षा की। सीएम ने प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। वहीं केएमएस 2021 में अतिरिक्त मूल्यों पर भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आगामी वर्ष 2021-22 के दौरान खरीफ फसलों की उपार्जन के लिए बाधा रहित उपार्जन सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रबंध किए जाएं। सीएम ने मंडी व्यवस्था में सुदृढ़ करने के लिए संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में मजदूरों की उपलब्धता की समय पर व्यवस्था करने के साथ ही पर्याप्त संख्या में ड्रायर, तोल कांटे और साथ ही सिलाई मशीन आदि सुनिश्चित की जाए। सीएम ने बताया कि धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होने की संभावना है और 15 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। वहीं मूंगफली खरीद में 1 नवंबर से की जाएगी और 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक रद्द की गई। इस बैठक में भी विधायकों के साथ हाईकमान की तरफ से भेजे गए तीनों पर्यवेक्षकों को भी बुलाया गया। इस्तीफे के बाद कैप्टन ने कहा कि मेरे ऊपर सरकार न चलाने का संदेह था। मैं कांग्रेसी नेता हूं, कांग्रेसी ही रहूंगा। कैप्टन बोले, मेरे पास भविष्य की राजनीति के विकल्प हैं। अपने साथियों के साथ बात करके आगे का फैसला करूंगा। वक्त आने पर फैसला करूंगा। मैंने अपमानित महसूस किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस में रह पाना मुश्किल होगा या नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी के 52 साल पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए गुजारे। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच कैप्टन अमरिंदर के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश और एडवोकेट ने अपने पद से भी इस्तीफा दिया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में अध्यक्ष बनाया था, तभी से ये होना था। गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि जहाज डूबता है तो हिचकोले मारता है। कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि चिंगारी का
खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना सदा यही होता है। सिरसा में बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन के खिलाफ किसानों पर दिए गए बयान के विरुद्ध में कांग्रेस मुख्यालय के घेराव की चेतावनी दी थी। रास्ते में ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से सामना हो गया और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। भिवानी में कैप्टन के बयान के विरोध में बीजेपी ने कांग्रेस जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। अंबाला में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा बीजेपी का प्रदर्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह के आंदोलन में शिफ्ट होने वाले बयान पर नाराजगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस को जगाने के लिए शांतिपूर्ण धरने के दिए जाए, षड्यंत्र रचा गया जो कि गलत था। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में भी कैप्टन अमरिंदर के साथ खड़ी हुई है। शैलजा का संदेश वायरल हो रहा है। हरियाणा और दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से रास्ता खुलवाने के लिए प्रदेश राज्य स्तरीय समिति बनाई गई। पिछले दिनों ही सरकार ने दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों और संगठनों से बातचीत करने के लिए बात कही थी। इस समिति के सदस्य अब दिल्ली सीमा के साथ लगते हुए रास्तों को खुलवाने के लिए रविवार को 11 बजे बैठक बुलाई गई। कैथल के उपमंडल पुंडरी हलके में निर्दलीय विधायक रणधीर ने सरकार की अनदेखी से नाराज होकर अल्टीमेटम दिया। विधायक रणधीर ने प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने कहा कि अधिकारी सुधर नहीं रहे, जल्दी इस्तीफा दे विधायक। गुरुग्राम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति दीनबंधु सर छोटूराम के लेख और भाषणों की पुस्तक का विमोचन करेंगे। दूसरा कार्यक्रम सेक्टर 23 स्थित नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया, जहां पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। दोनों कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। पैरालंपिक खेलों में हरियाणा के 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बल्लभगढ़ विधानसभा को बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने 119 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का शुभारंभ किया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद दौरे के दौरान इन सभी सड़कों का निरीक्षण किया था। सीएम मनोहर लाल ने की मेहनत का ये नतीजा है। कालावली के लोगों ने गांव की नगरपालिका बनाने के खिलाफ पंचायत करके गांव की मांग की। पिछले दिनों कालावली को नगरपालिका कालावली से जोड़ने की प्रोसेस शुरू की गई थी। पंचायत की अध्यक्षता पूर्व सरपंच प्रतिनिधि अभिजीत सिंह और सत्ता चहल ने की। गुरुग्राम के रेलवे रोड स्थित रक्षक प्लाजा का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। दर्जनों फ्लैटों की रजिस्ट्री करा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर आर.एस. भट्ट के तरफ से अल्टीमेटम दिया गया। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में कोरोना के चलते होम्योपैथिक और यूनानी ओपीडी बंद कर दी गई। यूनानी ओपीडी के बंद होने से चलते विभाग ने पहले एक महिला डॉक्टर को डिप्यूटेड किया था, लेकिन उसके बाद से कोई पोस्टिंग नहीं हुई। पिछले साल कोरोना के चलते इन ओपीडी को बंद कर दिया गया और सभी डॉक्टरों की ड्यूटी कोविड-19 में लगा दी गई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आयोजित हो रही महिला सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए सुबह 13 बसें बुलाई गई। चरखी दादरी डिपो प्रबंधन ने बताया कि छात्रों की परीक्षा केंद्रों तक स्पेशल बसों द्वारा व्यवस्था की जाएगी। ट्रैफिक मैनेजर दीपक ने बताया कि महिला लिखित परीक्षा के लिए रोडवेज विभाग की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। अब स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड पास करनी होगी। किसी भी बोर्ड यानी कि सीबीएसई या आईसीएसई या फिर कोई भी अन्य बोर्ड हो, सभी को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 8वीं की परीक्षा अनिवार्य कर दी गई। शिक्षा की नियमावली हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 और एजुकेशन बायलॉज के तहत हरियाणा बोर्ड के निर्णय लिए गए हैं। हरियाणा बोर्ड ने यह फैसला लिया। फरीदाबाद की तमाम विद्यालयों में विधानसभाओं में लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फरीदाबाद में सिर्फ एक इलाके में नहीं बल्कि फरीदाबाद, बड़खल, एनआईटी, बल्लभगढ़,
तीगांव और पृथला तमाम तरह के क्षेत्रों में लोगों ने समस्याओं से अवगत करवाया। सोहना में सरकारी कार्यालय में लेट लतीफी कर्मचारियों पर अब गांच गिर सकती है, एसडीएम ने निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालय में जो भी अधिकारी मौजूद न होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने नगर परिषद अधिकारियों की एक मीटिंग ली और सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइटों का ब्यौरा देने की बात कही। महम में राज्यसभा सांसद ने राजकीय महाविद्यालय में स्टूडेंट ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। रामचंद्र जागड़ा ने बताया कि स्टूडेंट ओलंपिक खेलों का शुभारंभ महम में ही शुरू हुआ था। करनाल की नीलखेड़ी में पास बीती 14 सितंबर को 3 लाख की लूट का मामला सामने आया। टोहाना में सीआईए टीम की सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लाखों रुपए की हेरोइन सहित एक बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवकों ने अपनी पहचान भूना निवासी विक्रम और विक्की के रूप में बताई। डीएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि सीआईए टीम ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। पृथला के सिकरे स्थित काजल नर्सिंग होम में चेकअप कराने गई महिला और उसके परिजनों को अस्पताल में मारपीट हुई। अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों ने महिला के परिवार के साथ मारपीट की। डिलीवरी कराने के बाद पीड़ित महिला ने बताया कि उनके साथ अस्पताल में लापरवाही बरती गई, साथ ही 10 इंजेक्शन भी लगा दिए गए। कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए थे। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से बंद थी। इसी के साथ कोसली गांव में आरपीएस कॉलेज के विद्यार्थियों ने शिक्षा क्षेत्र में इतिहास रच दिया। बताया जा रहा है कि आरपीएस कॉलेज में 27 छात्रों में 20 छात्रों का आईआईटी में चयन हुआ। रादौर के गांव जुब्बल के पास शनिवार देर रात 3 वाहनों में भिड़ंत हो गई। 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मृतक ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी लोड कर कैथल ले जा रहा था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू की। भटनागर कॉलोनी में गोली लगने से दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बदमाशों की पहचान बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम। पानीपत के चुकलाना रोड पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने देर रात सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पानीपत के निजी अस्पताल में भेज दिया। कैथल में लगातार अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें से 105 कॉलोनियां वैध जबकि 152 अवैध है। चीका में भी अवैध कॉलोनियों की संख्या 45 हो चुकी है और वैध कॉलोनियों की संख्या महज 14। अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए बिल्डर शहर में 150 से 5 एकड़ भूमि का चयन किया गया। कुरुक्षेत्र में एक वीडियो ने 2 दोस्तों की जिंदगी बदल दी। दोनों दोस्तों के घर में मोती की खेती कर सालाना लाखों रुपए कमाने के साथ साथ देश में मोती बेचकर नाम कमा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में काम करने वाले 2 दोस्त सुरेंद्र और राजेश दोनों ही इंजीनियर थे। दोनों इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड किया जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। रेवाड़ी के गांव कवाली निवासी एक गरीब राजमिस्त्री है जिसके पुराने और खंडर घर की खुदाई के दौरान प्राचीन बाण और कई धातु के सिक्के मिले। रेवाड़ी में सोनू कांवली ने बताया कि सतन मिस्त्री के बहुत पुराने मकान में खुदाई का काम चल रहा है, जिस दौरान ये चीजें मिली। वहीं गांव वाले प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि गरीब मिस्त्री की ईमानदारी के चलते उसे आर्थिक मदद देनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद बाबूलाल सुप्रीमो ने टीएमसी का दामन थामने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राजनीति से संन्यास लेने का उनका फैसला गलत था। बाबूलाल सुप्रीमो ने कहा कि उन्होंने पहले कहा था कि मेरा राजनीति से मोह भंग हो गया है, मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, लेकिन बंगाल के लोगों के लिए यह फैसला लिया। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 31,121 नए मामले सामने आए। 306 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 80 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए मामले, 131 मरीजों की मौत। केरल में कोविड-19 के कारण पिछले साल मार्च से बंद विद्यालयों में 1 नवंबर से फिर से खोलने का फैसला लिया। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1003 नए मामले सामने आए। 18 मरीजों की मौत।
दिल्ली में 24 घंटे में 41 नए कोरोना के मामले, 44 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना, 24 घंटे में 6 नए मामले सामने आए, 6 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में 5 में से 21 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 3,63,719 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े और तेज वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक गोवा में अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने गोवा के विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और प्रशासन से जुड़े लोगों की तारीफ करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मेडिकल फील्ड के लोग जो पिछले कई सालों से जुटे हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्होंने काबुल में एक समावेश सरकार के गठन के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू की। इससे पहले एससीओ सदस्य देशों से कहा कि युद्धग्रस्त देशों में सभी जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ समावेशी सरकार का होना महत्वपूर्ण है। दिल्ली की एक कोर्ट ने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी की तलब किया है। ईडी का आरोप है कि रुजिरा बनर्जी ने जांच में शामिल होने से मना किया। कोयला घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच कर रही है। मुख्य पेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट ने रुजिरा बनर्जी को 30 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। आईपीएल 14 के दूसरे चरण का आगाज आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में बचे हुए 31 मैच यूएई में खेले जाएंगे। आपको बता दें कि टीमों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। आईपीएल 14 में 4 मई को स्थगित कर दिया गया था। तब तक 29 मैच खेले गए थे।